नमस्कार। जब कोई पाठक आपको आपकी ही कविता पढ़कर सुनाए, जन आंदोलनों में आपके गीत नारों की तरह गूंजे, एक रचनाकार के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। अनुभव की इस कड़ी में आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, उन्होंने जीवन के अपने 50 वर्षों से अगर हम कहें तो हिंदी साहित्य की सेवा की है, साधना की है। साहित्य की विभिन्न विधाओं से उनका रचना संसार बेहद समृद्ध है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार अतुल शर्मा जी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आपको कई प्रमुख पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। उत्तराखंड दीर्घकालीन हिंदी साहित्य सेवी सम्मान मिला है। अगर हम बात करें, आपका जो पूरा परिवेश रहा है, आपके पिता श्री राम शर्मा जी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और हिंदी की राष्ट्रीय की मुख्य धारा के कवि रहे हैं, तो एक तरह से आपको बचपन से ही साहित्य का परिवेश मिला है। तो हम चाहेंगे आप इस बातचीत की शुरुआत आपके बचपन से की जाए। किस तरह का माहौल परिवार में होता था? हमारे पिता हिंदी के बहुत सुपरिचित कवि थे, श्री राम शर्मा प्रेम। वो स्वाधीनता सेनानी थे और सन 46 में देहरादून आ गए और यहीं से ही उन्होंने कार्य शुरू किया। और घर में जो माहौल था वो साहित्यिक माहौल था और जिनकी कविताएं आज की पीढ़ी किताबों में पढ़ती है, और हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने उनके साथ बैठ के कविता सुनी है उनकी बचपन में। तो बचपन में वो संस्कार कहीं ना कहीं बनते ही चले गए। उसमें बाबा नागार्जुन हो या त्रिलोचन शास्त्री हो, सोहन लाल द्विवेदी हो, वो परिवारजनों की तरह से हम लोग बैठते रहे हैं। उनके साथ जो संस्कार मिले वो शायद आगे जाके पुष्पित फलवित हुए होंगे। जी बिल्कुल। ये जो हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े नाम हैं, जो सोहन लाल द्विवेदी हैं या बाबा नागार्जुन जी हैं, और आपके पिता श्री राम शर्मा जी की कविताएं जो बहुत सारी सिलेबस में भी पढ़ाई जाती हैं, तो वहाँ से आपकी रचना की शुरुआत होती है। आपको अगर हम आपके परिवार के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन है, और ख़ास तौर पर आपके साथ जो आपकी दो बहनें हैं, रंजना शर्मा जी और रेखा शर्मा जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदी साहित्य को समर्पित किया, और आप तीनों भाई बहन साथ में ही दिखाई देते हैं कई बार। मेरी 5 बहनें थीं, सब मुझसे बड़ी, मैं सबसे छोटा था। और उसमें से 2 बहनें अब नहीं हैं, लेकिन जिन 2 बहनों के बारे में आप बता रहे हैं उनमें से रेखा शर्मा एक बहुत सी कहानीकार हैं, और रंजना जो है बहुत अच्छे गीत लिख रही हैं और बहुत अच्छे गीत पढ़ती हैं। और हमारी जो अम्मा जी थीं वो बहुत से लोक गीतों के प्रति उनका बहुत लगाव था और बहुत ही सामाजिक कार्य में अग्रणी रही जी। और अम्मा जी को मैं एक लोकगीतों की रूप में भी देखता हूँ। उनको उनकी डांट भी याद आती है, उनका प्यार भी याद आता है। तो अम्मा जी, पिताजी और 5 बहनों के बीच में मेरा बचपन बीता है, बड़ा लाड प्यार से बीता है। जी। छोटे भाई रहे तो सभी बहनों का भी प्यार मिला। जी जी। और आपकी अगर हम कहें पहली रचना जो आपने क्योंकि रचना का परिवेश तो आपको लगातार बचपन में घर में भी मिला, लेकिन जब आप बाकायदा आपने कब लिखना शुरू किया, और आपकी पहली प्रकाशित रचना कौन सी है, अगर उसके बारे में बताएं। जो प्रकाशित हुई पहली कविता जी वो थी 1971 में। परिपूर्णानंद पैनू जी का एक अखबार था हिमानी जी। उसमें वो कविता प्रकाशित हुई। वो विरही नदी पे झील जो बन गई थी वो टूटी थी और बड़ी तबाही बन के टूटी थी। पहली कविता मेरी वो थी। और जो आपदाएं हैं या और चीज़ें हैं वो मुझे बहुत प्रभावित भी करती थी, उसका दबाव भी रहता था जो आज तक है। और पहाड़ को लेकर क्योंकि हम लोग शुरू से ही जुड़े रहे हैं, इस वजह से भी शायद लगता है कि वो पहली कविता मेरी पहाड़ की संवेदनाओं को लेके थी जी। और 71 में वो प्रकाशित हुई है। अगर आप उस कविता के चंद लाइनें सुना सकें। जी जी। कभी विरही बनी थी झील, आज फिर नदी बन गई। इस बनने में बाढ़ आई, घर बहे, घाट बहे, माता बहने कहने पहने, बूढ़े और जवान बहे। आ गया तूफान, बहे बेबस किसान, ढहे दालान, दरवाजे रोशनदान, हरा भरा परिवार गांव, मिटकर हुआ बेनिशान।
इस तरह की कविता है, वो आगे जाती है। जी, तो ये पहली कविता आपकी थी विरही झील, और बहुत पढ़ी और सुनी भी गई है ये कविता। और इससे आगे अगर हम बात करें, अगर हम आपके साहित्य को देखें, आपके रचना संसार को देखें, आपने तकरीबन सभी विधाओं में काम किया है। आपने बहुत से उपन्यास लिखे हैं, संस्मरण लिखे हैं, नुक्कड़ नाटक, रेडियो नाटक, कविता और जनगीत तो साथ में है ही। तो ये ऐसा बहुत कम होता है कि एक लेखक सभी विधाओं में पारंगत हो। पारंगत तो कोई भी शायद नहीं हो पाता है। हाँ, मैं उसका एक साधक ज़रूर हूँ और साधना कर रहा हूँ अभी भी 50 वर्षों से। हाँ, मैंने कविता से शुरुआत की, उसके बाद उपन्यास, मेरे 4 उपन्यास जो आए, उसमें भी कहीं ना कहीं कविता का पुट बना ही रहा। तो बेस जो है वो कविता रही, और वो गद्य की तरफ जो चला गया तो उपन्यास का रूप ले लिया। उसके बाद संस्मरणों की मेरी जो पुस्तक है वो बहुत अच्छी मैं मानता हूँ, क्योंकि उसमें स्मृतियाँ हैं, और स्मृतियाँ समसामयिक दृष्टिकोण से भी आज भी उतनी ही सामयिक लगती हैं। और लंबी कविताएं हैं, कई पुस्तक हैं जो लंबी कविताओं की हैं। संपादन में बाहर बचपन एक पुस्तक सीरीज़ हमने शुरू की थी, जिसमें 80 लोगों के बचपन हमने संग्रहित किए थे। पिताजी पर 5 ग्रंथ प्रकाशित हुए, वो संपादन के रूप में सामने आए। और नाटक, खासतौर से रेडियो नाटक को लेके मैं बहुत आकर्षित रहा हूँ शुरू से, या कहूँ मेरा पहला प्यार रहा है वो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको लिखकर भी और उसको सुनकर भी। तो उस पर भी मेरी पुस्तक आई है नाटकों को लेके। इसके अलावा जो नाटकों की कार्यशालाएं हैं वो बहुत मैंने की हैं। इसी तरह से क्रम आगे चल रहा है। जनगीत हैं, जनगीतों की तो पता नहीं, एक एक करके इन सब पर हम बात करते हैं। और कविताओं से ही आपकी बातचीत की शुरुआत करते हैं। आपकी कविताओं में जैसे कि अभी आपने एक कविता भी सुनाई कि प्रकृति बहुत आती है, प्रेम का सौंदर्य भी आता है, प्रकृति का सौंदर्य आता है, साथ ही जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको भी आपने गीतों में एक रिपोर्टाज की तरह दर्ज किया है। तो किस तरह की कविताओं की परंपरा रही आपकी? हाँ, एक गीत की परंपरा जो ज़रूर शुरू हुई, जो मुझे लगता है 90-91 में जो भूकंप आया था उत्तरकाशी और चमोली में, उस पर मैंने एक कविता लिखी थी, ऐसा तो देखा पहली बार। वो आज भी अगर आप सुने तो एक रिपोर्टाज है, क्योंकि कविता में कई बार पूरी कहानी आ जाती है, कई बार पूरा माहौल आ जाता है, शब्द चित्र आ जाता है। तो ये एक पूरा रिपोर्टाज है। अगर हम ये कहें कि कई बार इतिहास में कविताओं से भी मदद मिली है इतिहास को जानने की, तो उस दृष्टि से ये रिपोर्टाज है, ऐसा तो देखा पहली बार। इसी तरह से केदार आपदा पर हमारा गीत आया, मालपा त्रासदी पर हमारा गीत आया। गीत आने का मतलब हम जुड़े उससे, हम क्या चाहते हैं जो हम उस गीत में कह सकते हैं, वो आया। इसके अलावा अभी जो टनल में मजदूर फंस गए थे, उसको लेके मेरा गीत अभी भी आया है, बहुत सारे आए हैं। उसको बल्कि एक नाट्य कार्यशाला थी NSD की, उसमें इस्तेमाल भी किया गया नाटक में। तो ये जो पूरी प्रक्रिया रही गीतों को रिपोर्टाज के रूप में प्रस्तुत करने की, ये स्वतः स्फूर्त ही हुई। आपके जनगीतों की भी बात करें, क्योंकि बहुत सारे जो हम कहें कि चाहे चिपको आंदोलन हो, नदी बचाओ आंदोलन हो, या उत्तराखंड राज्य आंदोलन हो, और जनगीत लोगों को बहुत प्रिय होते हैं जब लोग एक साथ इकट्ठा होकर एक गीत गुनगुनाते हैं। तो जनगीतों के बारे में भी कुछ जानकारी दें। उत्तराखंड आंदोलन में जो जनगीत हमारे आए, वो उनका भी एक बड़ा स्वाभाविक सी प्रक्रिया रही है। हम लोग क्योंकि आंदोलन में शामिल रहे हैं, तो एक रैली में हम लोग जा रहे थे, तो नारे बहुत लग रहे थे उस समय, और एक बीट चल रही थी नारों में भी। उसको लेके दिमाग में आया कि इस पर कोई गीत भी तैयार हो सकता है क्या। तो उस रैली को छोड़ के हम घर आए और हमने एक गीत लिखा, और वो गीत जो है जन जन की ज़ुबान पर रहा है, मतलब वो चूल्हे चूल्हे तक गया है वो गीत। और उस गीत में दरअसल उत्तराखंड आंदोलन की एक थीम थी। आखिर हमें
सेपरेट स्टेट की ज़रूरत क्या है। तो उसके लिए हमने उसमें विचार किया था कि 5 प हैं, पानी, पलायन, पर्यावरण, पर्यटन और पहचान जी। इसको केंद्र मान के लोग सेमिनार भी कर रहे थे, भाषण भी दे रहे थे, नारे भी लगा रहे थे। तो हमने गीत लिखा। वो क्योंकि गीत था इसलिए लोगों की ज़बान पे आ गया और हर रैली में, हर प्रभात फेरी में, हर जगह पे उसे लोगों ने इस्तेमाल किया। क्या उसकी 4 लाइनें सुनी जा सकती हैं? हाँ ज़रूर। वही समय याद आ जाता है जी। जागो रे जागो, जागो रे जागो, वीर भूमि के वीर सपूतों जागो, वीरों जागो, जागो रे जागो, लड़ के लेंगे, भिड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड, छीन के लेंगे उत्तराखंड, शहीदों की कसम हमें है, मिल के लेंगे उत्तराखंड, मिल के लेंगे उत्तराखंड, मेरे पहाड़ के वीर लोगों जागो, वीरों जागो, जागो रे जागो। एक पंक्ति उसमें ऐसी थी जो आज भी सामयिक है। विकास की कहानी गांव से है दूर दूर क्यों, है दूर दूर क्यों, नदी पास है मगर ये पानी दूर दूर क्यों, ये पानी दूर दूर क्यों, नदी पास है मगर ये पानी दूर दूर क्यों। इस तरह का वो गीत। जी, बहुत ही खूब ये गीत है और बहुत सारे लोगों की ज़ुबान पे चढ़ा। हमने भी कई बार इस गीत को सुना है। जी। आपके उपन्यासों की भी बात करते, 40 से अधिक किताबें आपने लिखी हैं। तो उपन्यास किस तरह की पृष्ठभूमि इन उपन्यासों की रही है? अगर इनसे जुड़ा कोई किस्सा आप हमारे साथ साझा करना चाहें। 3 उपन्यास हैं जिसको मैं बहुत जल्दी आपको बता देता हूँ। एक उपन्यास है जवाब दावा। जवाब दावा उपन्यास ऐसा है कि एक किसी व्यक्ति पर मुकदमे लग जाते हैं और उसको कचहरी का क नहीं पता होता। वो जानता नहीं क्या है, क्या दुनिया है वो। तो जब वो कचहरी में जाता है या वो बात लोगों से करता है या प्रक्रिया में जाता है तो उसको समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। तो समझ जो सारी आ रही है वो वकीलों को आ रही है। उस व्यक्ति जिसकी लड़ाई है उसको बता दिया जा रहा है कि ऐसे करना है तो वैसे कर दे रहा है, लेकिन उसको समझ कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन उसकी जो आसपास की जो घटनाएं होती हैं वो बड़ी रोचक होती हैं। उस घटनाओं को लेकर वो उपन्यास बुना गया। दूसरा उपन्यास आया कोरोना काल में, दृश्य अदृश्य। उसका मुख्य पात्र जो है वो कैमरा है। कैमरा जो है वो सारी स्थितियों पे घूम रहा है और उसके साथ घूम रहा है समय। तो इसको फैंटेसी के रूप में नहीं, यथार्थ के रूप में हमने महसूस किया और कैमरा ही सारी स्थितियों को बता रहा है। क्योंकि कैमरे के आगे आप अपनी सलाह नहीं दे सकते हो। जैसा कैमरा शूट कर रहा है वैसे ही हो रहा है जी। तो उस पूरी परिस्थितियों को उस कैमरे ने शूट किया और एक एक बारीकियों को कैमरे ने शूट किया। वो उपन्यास है। एक उपन्यास है मेरा नानू की कहानी। वो कूड़े बीनने वाले बच्चों पर केंद्रित है। उनका क्या संसार है। तो उनके साथ मैं गया भी हूँ कई दिनों तक। तो मैंने महसूस किया है कि उन बच्चों में ठहाके ज़्यादा जीवंत हैं। अच्छा। वो जितना खुल के जी रहे हैं चीज़ों को, वो शायद अन्य बच्चे नहीं जी रहे हैं। उनकी विषमताएं हैं, उनकी दिक्कतें हैं, वो है। उसका एक घटना मुझे याद आ रही है, मैं बहुत जल्दी में उसको बताना चाह रहा हूँ कि बच्चे जा रहे हैं कूड़ा बीनने के लिए। तो एक कूड़ेदान है, उसमें 4 बच्चे कूद जाते हैं और एक बच्ची बाहर रहती है। तो वहाँ पर उनको कुछ खिलौने मिल जाते हैं। शेर मिलता है जिसकी गर्दन नहीं है, हिरन मिलता है जिसके पैर नहीं हैं, ऐसे मिलते हैं। तो वो देखने लगते हैं उसे। तो बाहर खड़ी सबसे छोटी बच्ची कहती है, अरे हम बच्चे थोड़ी हैं जो खिलौने से खेलेंगे, जल्दी आओ, उनको बेचना भी है जाके। तो ये जो दुनिया पूरी है वो मैंने उसमें बुनने की कोशिश की है। संस्मरणों की अगर हम बात करें, आपका जो आपने अभी जिक्र भी किया था, वाह रे बचपन, बहुत ही लोकप्रिय संस्मरण रहा। जब बड़े अपने बचपन में झांकते हैं और उन्हें दोबारा याद करते हैं, क्या वो उन्हीं घटनाओं को जो बचपन में बीती थी उसी तरह से देख पाते थे जब वो बच्चे होते हैं? तो इस संस्मरण के बारे में बताएं। वाह रे बचपन एक बहुत ही रोचक और बहुत आवश्यक
रही है सीरीज़, जिसमें 80 लोगों के बचपन हमने इकट्ठे किए हैं। उसमें नरेंद्र सिंह नेगी का भी है संस्मरण, प्रसिद्ध लोक गायक। इसमें गंगा प्रसाद विमल जैसे बड़े साहित्यकार का भी है, यश मालवीय का भी है, और ऐसे लोगों का भी है जो साहित्यकार नहीं ना, बचपन तो सभी के पास है जी। जब उन्होंने उसको लिखा है तो दो चीज़ें हुई, एक तो उनकी जो स्वाभाविक शैतानियाँ होती हैं वो आई, और जो आने वाली पीढ़ी ने उन्हें पढ़ा तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा हमारे दादाजी ऐसे भी करते थे क्या, या हमारे पिताजी ऐसे भी करते थे क्या। लेकिन उसके साथ साथ उस समय की पूरी एक सामाजिक इतिहास के रूप में चला गया वो, कि उस समय के सड़कें कैसी थी, उस समय के गांव कैसे थे, उस समय के शहर और लोग कैसे थे, परिवार कैसे थे, ये भी उसमें चला आया। तो ये एक बहुत ही यूनिक प्रयोग माना गया साहित्य में जी, और बाल साहित्य में भी और संस्मरण साहित्य में भी। और इसके साथ ही जैसे आप कह रहे थे कि आपको ख़ास तौर पे बहुत पसंद आए रेडियो नाटक, और क्योंकि रेडियो नाटक की जो ख़ास बात है कि वो ध्वनि आधारित होते हैं, आपको सिर्फ शब्दों से, लय से, आवाज़ की उठान और गिरान से, ध्वनि के सहारे कुछ रचना होता है। तो रेडियो नाटक किस तरह से लिखे आपने? रेडियो नाटक मैं शुरू से सुनता रहा। आकाशवाणी दिल्ली से एक कार्यक्रम आता था हवा महल, उसमें चिरंजीत के बहुत सारे नाटक या और लोगों के नाटक, दीनानाथ जी के नाटक, बहुत सारे नाटक आते थे, देवराज दिनेश के नाटक आते थे, जो उसमें वो बोलते थे तो एक शब्द चित्र में आते थे। यानी अगर मैं नदी के किनारे हूँ तो मुझे नदी दिख नहीं रही है, लेकिन मुझे नदी महसूस हो रही है शब्दों के माध्यम से। ये उसकी एक खासियत थी, उससे मैं आकर्षित होता रहा हमेशा। अगर मैं पहाड़ पे हूँ तो पहाड़ में किस तरह की हवा चल रही है, सब शब्दों से ही बयान हो रहा है जी। कितनी तेज़ चल रही है, कितनी धीमी चल रही है, वो थोड़ा ध्वनि प्रभाव से भी था। और दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो दूसरा आदमी जिस तरह से उस बात को पिक कर रहा है, उठा रहा है उस बात को, या हामी भर रहा है उस बात को, तो वो उस दूसरे कैरेक्टर को पेंट कर रहा है। जैसे मैं किसी से कुछ बात कहता हूँ और वो जवाब उस तरह देता है तो बताता है कि मेरा चरित्र चित्रण किस तरह का है। तो ये सारी चीज़ें मुझे हमेशा ही प्रभावित करती रही, और उसको मैंने न जाने कितने नाटक लिखे हैं इसके, और वो प्रसारित भी हुए हैं। साहित्यकार किस तरह से अपनी जो भावनाएं हैं उनको शब्दों में ढालता है। एक कविता सुनाता हूँ। पृथ्वी फ़कीर की तरह घूम रही है, पृथ्वी फ़कीर की तरह घूम रही है, कई नदियाँ, बहुत से जंगल, पत्थर, लोहा, कोयला, बहुत कुछ भरा है फ़कीर के झोले में, बहुत कुछ भरा है फ़कीर के झोले में। फ़कीर का सब कुछ सबके लिए है, फ़कीर का सब कुछ सबके लिए है। पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी पर घूम रहे हैं दिमाग, फ़कीर की जेब काटते हुए। पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी पर घूम रहे हैं दिमाग, फ़कीर की जेब काटते हुए। जिस दिन फ़कीर की जेब खाली होगी, जिस दिन फ़कीर की जेब खाली होगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बहुत खूब। और मुझे लगता है कि आज जो सबसे बड़ी चिंता है, जो हम जलवायु परिवर्तन और इस तरह की बातें करते हैं, और ये कविता इसी बात को, इसी चिंता को बखूबी बयान करती है। और आपकी आत्मकथा भी है जो देहरादून में, चूँकि आपका बचपन बीता है, आपकी शिक्षा देहरादून में हुई है, तो दून जो बचपन में देखा, थोड़ी अपनी इस आत्मकथा के बारे में और आपके बचपन में जो देहरादून था उस समय के बारे में भी बताएँ। क्योंकि बचपन में जो देहरादून हमने देखा है वो तो अब नहीं है, लेकिन जो वो देहरादून था उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो विश्वास ही नहीं होती हैं, विश्वास नहीं की जा सकती हैं। मुझे लगता है कि मैंने वो देहरादून देखा है जिसमें बाउंड्री वॉल्स नहीं होती थी, उसमें थिक हेजेस होती थी, झाड़ियाँ होती थी, बहुत हरियाली होती थी। पर्यावरण का जो वो स्वरूप है वो हमने देहरादून में देखा, वो बचपन में देखा। तो आत्मकथा का बचपन का रूप जो है देहरादून को केंद्र मानकर हमने दिखा। उसी तरह से यहाँ के जो नदियाँ हैं या नहरें हैं जी, वो बहुत बहती हुई हमने देखी हैं। बहता हुआ पानी देखना बड़ा सुख
का अनुभव देता है। जी। हमारे घर के सामने 2 छोटी-छोटी नहरें थीं। अब मैं उसको कल्पना ही कर सकता हूँ, तो उस आत्मकथा में मेरे बचपन में मैं तो कई बार भावुक हो जाता हूँ कि ये देहरादून हमने देखा है क्या। और एक और भी इसमें रोचक बात हमने देखी, जो कि मैंने जब यूनिवर्सिटी में इसमें एक गोष्ठी में इसको बताया, तो कुछ बच्चियाँ थीं, स्टूडेंट थीं, उन्होंने कहा कि हम इसको विश्वास नहीं कर सकते। तो मैंने कहा इसकी ये सफलता है कि आप इस पर विश्वास ना करें, और ये और भी सफलता होगी कि आप ऐसा देहरादून दोबारा से लाने की कोशिश करें, और जहाँ जहाँ बचा है देहरादून उसको बचाए रखें। खैर वो अलग बात है। तो हमने देहरादून के जो पर्यटन बाज़ार है उसके बीच में से नहर जाती हुई देखी है, और एक वहाँ पर जगह भी है जैसे नहरों वाली गली कहते हैं। अच्छा। आज भी है। तो नहरों वाली गली इसलिए कहा जाता था, रानी करुणावती ने नहरें बनाई थी देहरादून की, और ये नहर जो है वो राजपुर से आती थी, शहनशाही आश्रम से, और वो दरबार साहब के तालाब में जाके विसर्जित होती थी। और ये जो ईसी रोड, ईस्ट कैनाल रोड आज भी कहते हैं, नहर तो ढक दी गई, उसमें हम इस सिरे से सर्वे चौक से बैठ जाते थे, और वो पानी ऐसा धकेलता था हम धर्मपुर तक गिर जाते थे। क्या बात है। ये इस तरह की अनुभव हैं, इस तरह की आत्मकथाएं हैं जो बहुत ही रोचक होने के साथ बहुत गंभीर भी हैं। जी। मुझे लगता है कि ये पूरे पर्यावरण को किस तरह से एक शहर बदलता है, और बदलना बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन उस बदलाव के मापदंड क्या होंगे, यानी उस विकास की अवधारणा क्या होगी, या वो वैज्ञानिक होगी या मनोवैज्ञानिक होगी या क्या होगी। तो इस तरह से इस आत्मकथा में यहाँ के लोगों का जिक्र आया है, जो यहाँ के महत्वपूर्ण लोग रहे हैं उन सब का जिक्र आया है। यहाँ की जेल में जवाहरलाल जी आज़ादी के आंदोलन में रहे हैं, उनका जिक्र भी आया है। एम.एन. रॉय यहाँ पर मोनी रोड पे एक कोठी है, वहाँ पर रहा करते थे, महान मानवतावादी। इसी तरह से बहुत लोग यहाँ पर रहते थे, तो उनका भी जिक्र आया है। ये तो एक ऐसे नाम है जो सुपरिचित नाम है, उसमें ऐसे नाम भी हैं जो कि बहुत सुपरिचित नहीं हैं। हाँ। लेकिन वो देहरादून की आत्मा हैं, देहरादून की नींव है जी। यहाँ पर जीत सिंह नेगी जी का एक संगम होटल हुआ करता था, जिसमें केशव अनुरागी जी की बैठकें जमती थी जी। जीत जरधारी जी की, वो सब हमने देखी अपनों की आँखों से। ये तो लीजेंड्स है ना, ये तो महान विभूतियाँ हैं हमारे गढ़वाली साहित्य की। वो लोग यहाँ पर लगातार अपनी गोष्ठियाँ जमाते थे। राहुल सांकृत्यायन और पिताजी के साथ की गोष्ठियाँ बहुत धुंधली सी याद हैं, लेकिन वो हुई वहाँ पर। साहित्य संसद था, वहाँ पर वो आते थे। तो इस तरह का पूरा आत्मकथा का पहला पार्ट मैंने लिखा है, पहला भाग लिखा है, और उसमें मैंने अपने बचपन को लिया है। बचपन में हमारे स्कूल थे, और स्कूल में हम लोग जिस समय जाते थे तो एक गली इतनी बड़ी थी जो कई किलोमीटर तक चली जाती थी, तो उसी के बीच में हमारा स्कूल भी पड़ता था, तो वहाँ भी चले जाते थे। तो इस तरह से देहरादून को उकेरते हुए हमने अपने बचपन को जी। तो एक आपका बचपन भी आता है और वो देहरादून भी आता है, बीते दौर का, बीते ज़माने का जी। और अभी आप क्या कुछ रच रहे हैं? आप लगातार लिखते आ रहे हैं, अभी क्या कुछ रचनाएं आपकी हम जल्द देखेंगे? एक उपन्यास मैंने लगभग लिख दिया है कि जगह जो है वो अपने आप वातावरण निर्मित करने के लिए हमें बुलाती है जी। और ये भी कहती हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को सृजित करने के लिए जिस चीज़ का सहारा लेता है वो दो चीज़ें होती हैं, एक तो अपना स्वाभिमान, और दूसरा जो है कोई भी अपनी एक विधा, चाहे वो संगीत हो, कला हो, साहित्य हो। तो हमने उसको उपन्यास के रूप में देखने की कोशिश की है जी। और ये उपन्यास फॉर्म की दृष्टि से, शैली की दृष्टि से कुछ अलग है, और इसमें ये एक प्रतीक है दरअसल। ये सिर्फ जहाँ के लिए मैं लिख रहा हूँ वो ही नहीं है, ये जहाँ जहाँ भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम चले जाते हैं और उसमें हम अपरिचित रहते हैं जी। लेकिन दरअसल हम अपरिचित नहीं होते हैं,
हम उनसे मिलना ही नहीं चाहते हैं, हम अपने को अपरिचित रखना चाहते हैं। जी, तो मुझे लगता है बहुत ही दिलचस्प किताब होगी ये, जल्दी ही पाठकों के हाथों में पहुंचेगी। जी जी, और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। धन्यवाद। कार्यक्रम के आखिर में मैं चाहूँगी कि हम इस कार्यक्रम का समापन आपकी किसी उम्मीद बांधती हुई या प्रेम बांधती हुई कविता के साथ करें। एक कविता है पिता का होना। हम्म, बरसात में भीग रहा है पिता का लगाया हुआ पेड़, पिता होने के लिए उसे भीगना ही है, पिता होने के लिए उसे भीगना ही है। पिता पूरी बरसात भर भीगते हैं सदियों से जंगलों में, नए मौसमों को जन्म देते हुए, चश्मा लगाए नई किताबें लाते हुए। शब्दों के बाहर बहुत सी किताबें बोते हुए मैंने बार बार जाना है, जब पेड़ पिता हो सकते हैं तो क्या होता होगा पिता का न होना। एक कविता है जी। प्रेम की देह। प्रेम की देह मन की पतंग से होकर गुजरती है, प्रेम की देह मन की पतंगों से होकर गुजरती है। उसका आकाश पवित्र नदियों की तरह बहता है, उसका आकाश पवित्र नदियों की तरह बहता है। गाँव में चूल्हे की आग और शहरों में रफ्तार को जन्म देती है। ऐसी सलोनी पतंग कटती नहीं है, वाह। ऐसी सलोनी पतंग कटती नहीं है, न कोई उसे लूट पाता है, न कोई उसे लूट पाता है, अगर प्रेम है तो। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार छोटी छोटी कविताएं आपकी हमने अभी सुनी। और मैं अपने दर्शकों को भी कहूँगी कि वो आपकी कविताएं, आपके साहित्य को ज़रूर देखें, ज़रूर पढ़ें। और आपकी नई किताब के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे साथ ये जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अतुल शर्मा जी, उनकी कविताएं देखी हमने, कविताएं सुनी हमने, और बहुत सारी किताब, बहुत सारी रचनाएं, और उनकी आत्मकथा के ज़रिए देहरादून कैसे बीते समय में था ये भी देखा, ये भी जाना, इसका अनुभव किया। और उम्मीद है आपको भी देहरादून और ये कवि अतुल शर्मा जी की ये कविताएं और ये उनके अनुभव ज़रूर पसंद आए होंगे। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।